कहानी की शुरुआत में मिस साशा और उसके हस्बैंड टोमी को दिखाया जाता है, जो कि एक जंकी कपल हैं। जंकी उन्हें कहा जाता है जिन्हें नशे की आदत होती है, लेकिन साथ ही इन्हें बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ने का भी शौक है। और आज ये नॉर्वे के ट्रोल वॉल को पार करने के लिए आए हैं, जिसे ये पहले भी कई बार कोशिश कर चुके हैं। लेकिन इस ट्रोल वॉल को, यानी इस पहाड़ को, जो कि बिल्कुल सीधा है, पार करना और उसके ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं है। और अब साशा की जिद पर ये दोनों उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं। साशा उस पॉइंट तक पहुंच जाती है जहां से आगे आज तक वह नहीं जा पाई। वह कई बार कोशिश करती है, लेकिन आज भी वह उस पॉइंट को पार नहीं कर पाती। अब उसका हस्बैंड टोमी कहता है कि आज के लिए काफ़ी हो गया, हमें अब आराम करना चाहिए, कल सुबह हम दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन साशा आज ही उसे पार करना चाहती है, इसीलिए वह बार बार कोशिश कर रही होती है, जिससे वह बहुत ज़्यादा थक जाती है। और अब इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक तूफान आने वाला है, इसीलिए अपने हैंगिंग टेंट को वहीं लगाकर ये उसके अंदर आराम करते हैं। लेकिन टोमी आज बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसके पास जो कंपास है, जिसे वह अपना लकी कंपास मानता है, वह ठीक से काम नहीं कर रहा होता। साथ ही तूफान अब बहुत तेज़ हो चुका है, इसीलिए टोमी साशा से कहता है कि हमें नीचे जाना चाहिए। एक बार तूफान रुक जाए, उसके बाद हम दोबारा कोशिश कर सकते हैं। और अब ये दोनों नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। रात के अंधेरे में इन्हें नीचे उतरने में बहुत तकलीफ हो रही होती है, और तभी एवलांच भी आ जाता है, जिस वजह से ऊपर पहाड़ से बर्फ के साथ पत्थर भी गिरने शुरू हो जाते हैं। साशा को बचाने के लिए टोमी उसे चट्टानों के नीचे शिफ्ट कर देता है, जिससे उसे पत्थर नहीं टकराते। लेकिन टोमी के सिर पर एक पत्थर टकराता है, जिससे वह अपनी रस्सी के साथ नीचे गिर जाता है। हालांकि वह हवा में रस्सी से लटक चुका है, लेकिन पत्थर लगने की वजह से उसकी मौत हो चुकी होती है। रस्सी का दूसरा हिस्सा साशा के साथ बंधा हुआ है, और इतना ज्यादा वजन होने की वजह से रस्सी का हुक, जो चट्टानों के बीच फंसा हुआ है, धीरे धीरे निकल रहा होता है। साशा के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता, उसे रस्सी छोड़नी पड़ती है, जिससे टोमी नीचे गिर जाता है। साशा किसी तरह चट्टानों के साथ चिपक कर अपनी जान बचा लेती है। अब इसके बाद हमें 5 महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है। साशा अपनी कंट्री वापस आ चुकी है। उसके दिल में आज भी उस बात का गिल्ट है कि उस चट्टान पर चढ़ते हुए टोमी की मौत हो गई। वह अपने दुख से अब तक बाहर नहीं आ पाई है। टोमी का जो लकी कंपास होता है, वह उसी के पास है। और अब साशा फैसला करती है कि वह ऑस्ट्रेलिया के वंड्रा नेशनल पार्क जाएगी। जब वह वहां पहुंचती है, तो रेंजर उसे वार्न करते हैं कि इस नेशनल पार्क से पहले भी बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं। लेकिन साशा किसी भी कीमत पर अंदर जाना चाहती है, इसीलिए वहां का रेंजर उसका नाम और एड्रेस लिख लेता है। इसके बाद साशा वहां से निकलकर एक गैस स्टेशन के स्टोर में जाती है, जहां 2 हंटर्स उसे परेशान करते हैं। लेकिन तभी वहां बेन नाम का एक लड़का आता है, जो सूखा हुआ मीट बेच रहा होता है। वह कहता है कि इन्हें परेशान मत करो, और हंटर्स वहां से चले जाते हैं। साशा बेन को थैंक्स कहती है और उसके सूखे हुए मीट का एक पैकेट खरीद लेती है। इसके बाद वह अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है, लेकिन वह देखती है कि उसका जीपीएस काम नहीं कर रहा। साथ ही मैप में भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी वहां बेन आता है। साशा उसे मैप में एक जगह दिखाती है, जिसका नाम ग्रैंड इलनेरॉस होता है, जो बहुत ही घने जंगलों के बीच में है। वह कहती है कि मैं यहाँ जाना चाहती हूँ। बेन बताता है कि वहां जाने के 2 रास्ते हैं, एक आसान रास्ता और दूसरा मुश्किल रास्ता। अगर तुम मुश्किल रास्ते से जाओगी तो वहां बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। इसीलिए साशा फैसला करती है कि वह मुश्किल रास्ते से ही ग्रैंड इलनेरॉस जाएगी। ये रास्ता एक बे से शुरू होता है। साशा बे तक पहुंच जाती है। रात हो चुकी है, इसीलिए वह वहीं अपना कैंप लगा लेती है। लेकिन अब वहां वही हंटर्स भी आ जाते हैं, जो उसे स्टोर में परेशान कर रहे थे। उसे पता है कि वे एक बार फिर उसे परेशान करेंगे, इसीलिए वह अपनी गाड़ी में जाकर खुद को अंदर से लॉक कर लेती है। साथ ही वह पेपर स्प्रे निकाल लेती है, ताकि अगर वे उसके पास आएं तो वह उनके चेहरे पर स्प्रे कर सके। लेकिन वे उसके आसपास भी नहीं आते। कुछ देर रुकने के बाद हंटर्स वहां से चले जाते हैं। साशा अपनी गाड़ी में कुछ देर सो जाती है। सुबह होने पर वह अपनी बोट निकालकर पानी में उतर जाती है, क्योंकि उसे इसी तरह अपने सफ़र की शुरुआत करनी थी। यहाँ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत होते हैं। काफ़ी देर तक पानी का सफ़र तय करने के बाद जब वह किनारे पर पहुँचती है, तो वहाँ उसे उन लोगों का सामान दिखता है जो अब तक गायब हो चुके थे। सामान को बहुत अच्छे तरीके से सजा कर रखा गया होता है।
लेकिन साशा बहुत थक चुकी होती है, इसीलिए वह आराम करने के लिए एक जगह रुक जाती है। साथ ही पानी में ट्रैवल करने की वजह से उसके कपड़े गीले हो चुके थे। वह अपने कपड़े सुखाती है और जो ड्राई मीट उसने बेन से खरीदा था उसे खाकर अपनी भूख मिटाती है, जिसके बाद वह अपने टेंट के अंदर सो जाती है। अगली सुबह बाहर की हलचल से उसकी आंख खुलती है। जब वह बाहर जाती है तो देखती है कि उसका बैग वहां नहीं है, यानी कि कोई उसका बैग लेकर जा चुका है। साथ ही उसके टेंट के अंदर एक सांप भी आ गया होता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह वक्त रहते वहां से बाहर निकल गई थी। इसके बाद एक बार फिर वह अपनी बोट से पानी का सफर तय करती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे किनारे पर एक और बोट दिखती है। जब वह उस किनारे पर जाती है तो देखती है कि वहां बेन का कैंप लगा हुआ है। बेन को यहाँ देखकर उसे बहुत खुशी होती है। वह बेन को बताती है कि पिछली रात जहां मैं सोई थी वहां से मेरा सामान कोई लेकर चला गया। बेन कहता है कि यह किसी जानवर का काम होगा। इसके बाद बेन उसे मछलियां पकाकर खिलाता है। साथ ही वह बताता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया का नहीं हूँ। बचपन में मेरी मॉम मुझे यहाँ लाई थी, जिसके बाद मैं हमेशा के लिए यहीं रह गया। वह उससे यह भी पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो पहाड़ पसंद है। ये सुनकर साशा हैरान हो जाती है, लेकिन वह उससे यह नहीं पूछती कि तुम्हें यह कैसे पता। दरअसल बेन बहुत अजीब अजीब बातें कर रहा होता है। साशा कहती है कि वे हंटर्स एक बार फिर मेरे कैंप के पास आ गए थे। बेन कहता है कि हाँ, लेकिन तुमने उन्हें बहुत अच्छे से हैंडल किया, वे तुम्हारे पास भी नहीं आए। यह सुनकर साशा और ज्यादा हैरान हो जाती है। अब बेन उसे सच बताता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें यह रास्ता बताया था और मैं तुम्हें शुरू से स्टॉक कर रहा हूँ, यानी तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। साशा समझ जाती है कि उसका बैग चुराने वाला भी बेन ही है, लेकिन इससे पहले कि वह उससे बैग के बारे में पूछती, बेन खुद उसका बैग लाकर उसके सामने रख देता है। साशा देखती है कि उसका ब्रेसलेट बेन ने पहना हुआ है। अब वह समझ जाती है कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और अब बेन एक क्रॉसबो और एक स्पीकर लाकर उसके सामने रख देता है और कहता है कि मैं एक शिकारी हूँ, मैं इंसानों का शिकार करता हूँ। तुम्हारे पास अपनी जान बचाने का एक मौका है। मैं एक गाना प्ले करूंगा। जब तक ये गाना चलेगा तब तक तुम भाग सकती हो, लेकिन जैसे ही गाना बंद होगा मैं अपने क्रॉसबो से तुम्हारा शिकार करना शुरू कर दूंगा। तुम्हारा फोन भी मैंने अपने पास रख लिया है। साथ ही बैग में तुम्हारे सरवाइव करने के लिए पूरी सप्लाई है। और अब वह गाना प्ले करता है। साशा अपना बैग लेकर अपनी बोट से पानी के रास्ते वहां से निकल जाती है। वह बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि उसे पता है कि बेन एक साइको इंसान है। वह इतनी ज्यादा घबरा गई होती है कि एक झरने से गिरकर अपनी बोट खो देती है। इसके बाद वह पानी से बाहर निकलकर जंगल में भागना शुरू करती है, लेकिन तभी उसे उम्मीद की एक किरण नजर आती है। दरअसल उसे एक फैमिली की आवाज सुनाई दे रही होती है, लेकिन जब वह ऊपर जाकर देखती है तो वहां बेन ने अपना फोन रखा होता है, जिस पर एक रिकॉर्डिंग चल रही होती है जिसमें एक फैमिली वहां एंजॉय कर रही थी। बेन उनसे दोस्ती करता है और उसके बाद एक एक करके सबको मार देता है। दरअसल ये साशा को फंसाने के लिए बेन का ट्रैप था। अब बेन अपने क्रॉसबो से तीर चलाता है, लेकिन साशा की किस्मत अच्छी होती है कि वह बच जाती है और फिर से भागना शुरू कर देती है। पर बेन लगातार कई तीर चलाता है। एक तीर उसके पैर में लग जाता है, जिससे उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इसी वजह से वह नदी में गिर जाती है। नदी में गिरने की वजह से उसके सिर पर भी चोट लग जाती है, लेकिन साशा खुद को संभालते हुए नदी के किनारे पहुंचती है, जहां सबसे पहले वह अपनी टी शर्ट बदलती है, क्योंकि उसके कपड़े गीले हो चुके थे। साथ ही वह बहुत ज्यादा थक चुकी होती है और भूखी भी होती है। एनर्जी के लिए वह कुछ खा लेती है। उसे पता है कि बेन जल्दी ही यहाँ पहुंचने वाला है, इसीलिए वह एक बार फिर भागना शुरू कर देती है। बेन अब भी उसके पीछे लगा हुआ है। दरअसल वह उस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। वहीं हमें साशा को दिखाया जाता है, जो भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां आगे रास्ता बंद होता है। वहां चट्टानों के बीच से एक पतला रास्ता निकल रहा होता है। उसे निकलकर वह चट्टान के ऊपर पहुंच जाती है, जहां वह दूरबीन से उस जगह को देखती है जहां बेन का कैंप है। वहां अब भी उसकी बोट रखी होती है। साथ ही वह देखती है कि बेन अब उसके बहुत करीब पहुंच चुका है। बेन भी उसे देख लेता है। अब बेन से बचने के लिए वह एक बार फिर चट्टानों की दीवारों से नीचे उतरती है और एक बड़े पत्थर के नीचे जाकर छिप जाती है। बेन ऊपर आता है और उस दरार से नीचे देखता है, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आता, इसीलिए वह वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद साशा ऊपर आती है और अब उसके कैंप तक पहुंच जाती है।
जहां वह देखती है कि बेन आराम से नदी में नहा रहा होता है, जैसे उसे पूरा यकीन है कि वह किसी भी कीमत पर साशा को अपना शिकार बना लेगा। साशा का इस जगह पर लौट कर आने का सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था उसकी बोट। वह किसी तरह पानी के अंदर से अपनी बोट तक जाती है, लेकिन यह भी बेन की एक चाल थी। उसने बोट के नीचे एक ट्रैप बिछाया होता है जिसमें उसका पैर फंस जाता है, और अब बेन उसके पास आ जाता है, लेकिन उसके बैग में जो पेपर स्प्रे होता है वह बेन के चेहरे पर डाल देती है, जिससे उसकी आंखें जलने लगती हैं। अब वह देखती है कि वहां उसका क्रॉसबो है। वह क्रॉसबो को हासिल करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन तब तक बेन अपना चेहरा धो चुका होता है। वह चेन खींचकर उसे रोक लेता है और क्रॉसबो उठा लेता है, और अब वह साशा से कहता है कि तुम्हारे पास जो पेपर स्प्रे है उसे फेंक दो। साशा को उसकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वह उसके पैर को उस ट्रैप से निकाल देता है, और वह उसे बताता है कि मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें आसान रास्ता जाना है या मुश्किल रास्ता, लेकिन तुमने मुश्किल रास्ता चुना। अगर तुम आसान रास्ता चुनती तो तुम कब की मंजिल तक पहुंच चुकी होती। तुमने मुश्किल रास्ता चुना, इसलिए तुम यहाँ फंस गई। यहाँ के जो आदमखोर ट्राइब्स हैं, मैं उनके रिवाजों को फॉलो करता हूँ। उनका मानना है कि हम जिस भी इंसान को मारते हैं वह हमेशा हमारे अंदर जिंदा रहते हैं, और अब मैं तुम्हें मारूंगा, जिसके बाद तुम मेरे अंदर जिंदा रहोगी। रात भर साशा बाहर बारिश में भीगती रहती है। अगले दिन वह उसे अपनी बोट पर बैठाकर इस जगह से दूसरी जगह ले जाता है। उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। वह साशा को बताता है कि रेंजर ऑफिसर के रजिस्टर में मैंने तुम्हारा नाम और एड्रेस देखा था, जिससे मुझे पता चला कि तुम्हें पहाड़ चढ़ने का बहुत शौक है। तुम अपने हस्बैंड के साथ ट्रोल वॉल चढ़ने गई थी, जहां तुमने अपने हस्बैंड को खो दिया। साशा कहती है कि वह एक हादसा था। इसके बाद बेन उसे पानी में फेंककर उसी तरह पानी में खींचते हुए एक गुफा तक ले आता है, जहां वह देखती है कि वहां उसी फैमिली की डेड बॉडीज हैं, जिसका वीडियो उसने मोबाइल में देखा था। दरअसल ये बहुत बड़ा साइको है। वह उसी तरह लोगों को मारकर उनकी स्किन को सुखाकर लोगों को भेजता है। इसके बाद वह अपने नकली दांतों को निकालकर अपने असली दांत उसे दिखाता है, जो किसी जानवर की तरह तेज होते हैं। दरअसल उसने घिस घिस कर अपने दांतों को ऐसा बना लिया था। यह भी उन कबीले वालों का एक रिवाज था। दरअसल वह सबसे पहले अपनी मॉम के साथ यहाँ पर आया था। उसने सबसे पहले अपनी मॉम को ही मारकर अपना शिकार बनाया, जिसके बाद उसने कई लोगों को मारा, और आज साशा की बारी थी। वह साशा के बहुत करीब आ जाता है। साशा अपने दांतों से उसके कान को काटती है, जिससे उसे पानी में कूदने का मौका मिल जाता है, लेकिन बेन भी उसके साथ पानी में कूद जाता है। वह अपनी चेन के साथ खुद को उससे अटैच कर लेता है ताकि साशा भाग न सके, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज होता है, इसलिए दोनों ऊपर झरने से नीचे गिर जाते हैं, जिस वजह से बेन पानी के अंदर पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद दोनों किनारे पर आ जाते हैं, जहां साशा उसे पत्थर से मारने की कोशिश कर रही होती है कि तभी बेन होश में आ जाता है। वह साशा पर हमला करता है। हालांकि वह उसे आसानी से मार सकता था, लेकिन वह उसका खेल इस तरह खत्म नहीं करना चाहता, इसलिए वह उसे जिंदा छोड़ देता है, और तभी साशा को मौका मिल जाता है। वह पत्थर उठाकर उसके पैर पर मारती है, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। इसके बाद दोनों वहीं पड़े रहते हैं, क्योंकि साशा भी बहुत बुरी तरह थक चुकी होती है। रात हो जाती है। दोनों वहीं पड़े रहते हैं। सुबह हो जाती है, और अब साशा बेन से कहती है कि तुम मेरे साथ इस चट्टान को चढ़ोगे तभी यहाँ से निकल पाओगे। दरअसल दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इसलिए साशा अकेले नहीं निकल सकती। साथ ही बेन का पैर जख्मी है। उसे पता है कि वह उस वक्त साशा का कुछ नहीं कर सकता, और अगर उसने साशा को मार दिया तो वह खुद भी मारा जाएगा। वह डील कर लेता है और कहता है कि अगर तुम मुझे ऊपर ले गई तो मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। साशा उसे अपनी हार्नेस से बांध लेती है और चट्टान पर चढ़ना शुरू करती है, लेकिन साशा को बेन पर भरोसा नहीं होता, इसीलिए वह हुक के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी बेन, जो रस्सी के दूसरे हिस्से से बंधा हुआ होता है, वह साशा को नीचे खींच लेता है। साशा कहती है कि वह सिर्फ रस्सी को चेक कर रही थी, और फिर वह एक बार फिर ऊपर चढ़ना शुरू करती है। वह एक ऐसे एज पर पहुंच जाती है जो उसके सामने ट्रोल वॉल पर भी आया था, और अब वह वहां रुककर उस रस्सी को, जिससे नीचे बेन बंधा हुआ है, एक लकड़ी के साथ बांध देती है और हार्नेस को लूज कर देती है। बेन को समझ में आ जाता है कि वह कुछ चालाकी कर रही है, इसीलिए वह रस्सी से उसे नीचे खींचने की कोशिश करता है,
लेकिन हार्नेस के लूज होने की वजह से बेन रस्सी के साथ ही नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और इस तरह बेन का खेल खत्म हो जाता है। लेकिन अब साशा की जान भी खतरे में है, क्योंकि वह चट्टान के जिस हिस्से में है वहां से नीचे उतरना लगभग नामुमकिन है। उसे ऊपर चढ़ना ही होगा। ये बहुत ही खतरनाक चट्टानें हैं और अब उसके पास हार्नेस भी नहीं है, यानी एक गलती का मतलब मौत है। वह उस खतरनाक कर्व को किसी तरह पार करने की कोशिश करती है जहां वह लटक जाती है, लेकिन वह अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके किसी तरह वहां से निकलकर ऊपर पहुंच जाती है। इसके बाद वह एक सड़क पर आती है जहां उसे एक गाड़ी मिलती है जो उसे रेंजर ऑफिस तक छोड़ देती है। वहां वह रेंजर को उस गुफा के बारे में बताती है जो बेन की है। वह बताती है कि वहां अब तक जितने भी लोग गायब हुए हैं उन सब के अवशेष तुम्हें मिल जाएंगे। इसके बाद वह वहां से निकलकर समुद्र के पास जाती है। उसके पास अपने हसबैंड का जो कंपास होता है उसे वह समुद्र की लहरों के साथ बहा देती है, यानी उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। इसी सीन के साथ इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।